जय हिंद डॉक्टर्स। मॉड्यूल का डिस्कशन हो गया था सारा, मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हाँ अच्छा इधर देखो, अब लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। मोबाइल बंद करो। हाँ अब इधर देखो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजीज अपन ने खत्म कर ली थी, पर जैसे ही अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जब बात करने लगे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले क्या आया था भाई, अपन ने टर्मिनोलॉजीज क्या देखी थी, सिस्टम देख लिया, सराउंडिंग देख लिया, बाउंड्री देख ली। उसके बाद अपन ने क्या देख लिया, उसके बाद अपन ने थर्मोडायनेमिक फंक्शन और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज देख ली थी, है ना। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करें, फटाफट जवाब देना आप ही। थर्मोडायनेमिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अच्छा मुझे बताओ, स्टेट फंक्शन क्या इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, क्या पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से? हाँ, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन स्टेट फंक्शन का स्टेट फंक्शन होगा, क्या डेल्टा ई स्टेट फंक्शन होगा, क्या डेल्टा यू स्टेट फंक्शन होगा, क्या डेल्टा एच स्टेट फंक्शन होगा, क्या डेल्टा जी स्टेट फंक्शन होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, पाथ फंक्शन। अच्छा मुझे बताओ, पाथ फंक्शन क्या इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? हाँ डिपेंड करेगा। मुझे एग्जांपल बता सकते हो फटाफट? सिर्फ दो ही होते हैं, वर्क एंड हीट। और वर्क और हीट क्या है, बेसिकली मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। अगर एनर्जी का फ्लो होगा तो किस मोड से हो सकता है, या तो हीट या वर्क। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, कौन कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा मुझे बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अच्छा यहां पर मैंने एग्जांपल भी आपको याद कराए थे। हाँ हाँ, है ना, याद है ना? मुझे नाम बता दो बस। फोर्स, वॉल्यूम, एनर्जी। एनर्जी कितनी होती है, पांच। कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद एम से क्या होता है, मास। ए का मतलब एरिया, एन का मतलब मोल। क्या सारी आ गई? सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी होगी सारी की सारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा एक और चीज मैं कल सोच रहा था, मैंने बताया था कि कुछ मैं थर्ड ऑर्डर का मैंने आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल की ट्रिक व्रिक की बात कर रहा हूँ, नहीं बताई थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सुन लो, अगर ऐसे याद नहीं रहे। एक्स, पता है ना क्या होती है? एक्स फ्रेंड ने क्या बोला, किसने बोला? एक्स फ्रेंड ने, है ना। किसकी एक्स फ्रेंड है? आपकी एक्स फ्रेंड ने। क्या बोला? वेरी एनर्जेटिक मैन होगा। अब तो याद हो जाएगा। अच्छा ये भी याद हो जाएगा, ये एक्स पता है क्या है? हाँ एक्सटेंसिव। ये किसके एग्जाम्पल है? एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ इसके बाद अपन क्या बात कर रहे थे, इसके बाद अपन आए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी थी अपन ने, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के। ठीक है, इसके बाद अपन ने किसके बारे में बात करी थी, अपन ने बात करी थी मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज हीट। ठीक है, हीट के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी। हीट क्या होती है? स्टैटिक होती है। पहली चीज, हीट क्या होती है? स्टैटिक होती है। और हीट का फ्लो कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। ये कहीं पॉइंट लिखा था आप लोगों ने? लिखा था ना, तो फटाफट एक और पॉइंट लिखो। हीट में
हीट इज नॉट स्टैटिक, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, हीट इज फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। अब वो किसी और लैंग्वेज में लिखवाया होगा या कोई और इंग्लिश का सेंटेंस बनाया होगा, मतलब सेम ही है ना। तीसरा एक और पॉइंट लिखना है यहां पर, हीट इज नॉट स्टैटिक। मैंने आपको बताया था, कोई भी कह रहा है ना मैं बहुत गर्म हूं, मैं बहुत हॉट हूं, झूठ बोल रहा है। चाटी ही देना, लपड़ा देना प्यार से, है ना। हीट कभी ठहरी नहीं जाती है, ऊर्जा ठहरी भी नहीं रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। और अगर कोई कह रहा है आपसे कि मैं बहुत हॉट हूँ, थोड़ी देर खड़े हो जाना, हीट आपके पास आ जाएगी, आप बहुत हॉट हो जाओगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्ड पॉइंट, वैसे तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, कहां पर बात करेंगे, सेकेंड लॉ में बात करेंगे, पर फिर भी लिख लेते हैं। हीट ऑलवेज फ्लो नेचुरली फ्रॉम, हीट ऑलवेज फ्लो नेचुरली फ्रॉम, कहां से कहां, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी या कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। हीट ऑलवेज फ्लो नेचुरली फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। अच्छा, हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं इस चैप्टर में। पहला मेथड है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से आप हीट एक्सचेंज कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी, लिखना है यहां पर, हीट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat can be calculated using first law of thermodynamics and with the help of heat capacity, and with the help of heat capacity। ठीक है, इसके बाद अपन आ गए थे वर्क पर। ठीक है, इसके बाद अपन आ गए थे वर्क पे। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क क्या है, ये भी एक मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है, हीट का फ्लो कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी का फ्लो हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट किसी ने मेरे से पूछा था लास्ट क्लास में कि सर ये डेल्टा ई डेल्टा एच, किसी ने पूछा था, हाँ डेल्टा ई डेल्टा एच ये क्या होंगे, है ना। तो मैंने क्या जवाब दिया था, क्या बोला था मैंने, एक सेकंड, हाँ क्या होंगे, बोलो ना यार, पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। ये पॉइंट भी लिख लेना आप एक बार, है ना, क्योंकि एक कंफ्यूजन होगा बाद में जाके, है ना। मैंने इनको बता तो दिया था, वर्बली बोल दिया था, पर लिख लो पॉइंट, बेटर रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, तो मैं बोलूंगा जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था पर लिखवाया नहीं था, है ना। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, और चेंज इन स्टेट फंक्शन भी क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, वर्क में अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए, exchange of energy, exchange of energy, not because of temperature difference, exchange of energy या transfer of energy बोल दो, exchange of energy बोल दो, exchange of energy not because of temperature difference, not because of temperature difference is known as work।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्क के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे कैलकुलेट करने के लास्ट क्लास में। पहला मेथड क्या बताया था? अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना? ये कब? जब पी एक्सटर्नल क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा याद करो, मैंने बताया था अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? इरिवर्सिबल। ये सिर्फ मैंने पॉइंट बताया, समझाया नहीं था। ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से, है ना? यहां पर आ रहा था इसलिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बस अभी बस नोट करके लिख लो, दिमाग मत लगाना। प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं मैं सारे समझाऊंगा आपको। बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तौर पर अभी आप लिख दो, ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV। ठीक है। अच्छा यहां पर P एक्सटर्नल की अगर अपन बात करें, ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी कांस्टेंट। तो ये क्या क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। और अगर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगा। अगर P एक्सटर्नल वेरिएबल रहा तो मैं बोलूंगा प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। और याद करो मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था, ये जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोसेसेस। ऑल प्रोसेसेस मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, सभी प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखवाया था आपको कि ये कहां पर अप्लाई होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि अगर वैक्यूम दे दिया जाए, इवैक्यूएटेड बल्ब दे दिया जाए, इवैक्यूएटेड वेसल दे दिया जाए, फ्री एक्सपेंशन किया जाए गैस का, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्क डन और कैसे जीरो हो सकता है? टेंजेंट वॉल्यूम जीरो हो जाए? अभी तक पी एक्सटर्नल क्या हो रहा था? जीरो, तो वर्क जीरो आ रहा था। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है डेल्टा वी जीरो हो जाए। डेल्टा वी जीरो हो गया मतलब मैं कह सकता हूं वर्क भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी जीरो कब होगा? रिजिड कंटेनर के लिए। कह सकता हूं डेल्टा वी जीरो कब होगा? रिजिड कंटेनर के लिए। या मैं ऐसे कह दूं बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर में जितनी भी रिएक्शंस कराई जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाती है। यहां पर एक पॉइंट लिख देना, ऐसे करके लिखना, फॉर रिजिड कंटेनर, फॉर रिजिड कंटेनर और बॉम्ब कैलोरीमीटर, डेल्टा वी क्या होता है? जीरो। डेल्टा वी जीरो होता है, देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अच्छा एक और तरीका बताया था, अगर आपको पीवी ग्राफ गिवन हो, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, तो एरिया कैसे निकालेंगे अपन? एरिया अंडर दी कर्व। कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया अंडर दी कर्व। मतलब वर्क कैसे निकालेंगे अपन? बाय मेजरिंग एरिया अंडर दी कर्व। वर्क इज एरिया अंडर दी कर्व। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, कर्व कहां पर गिवन होगा? रिवर्सिबल पे या इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। बस अभी ये याद रखना है, बस याद रखना है, मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। यहां पर पॉइंट आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कर्व इज गिवन ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ मतलब ये लास्ट क्लास में अपन ने यहां तक बातें करी थी। ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाह रहा था कि साइन कन्वेंशन बता देता हूं, साइन कन्वेंशन नहीं बता पाया था, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन से पहले यूनिट्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, है ना? यूनिट्स देख लेते हैं एक बार, फिर साइन कन्वेंशन पे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क, दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। सेम क्यों होती है? क्योंकि दोनों क्या है?
मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, दोनों ही क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, तो दोनों की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं यूनिट्स को कंपेयर तो कर सकता हूं, कैसे कंपेयर कर सकता हूं? अगर आपसे कोई पूछ ले 1 लीटर एटीएम, 1 कैलोरी, 1 जूल और 1 अर्ग, इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? समझ में आ रहा है ना आपको? बड़े चालाक हो आप लोग, है ना? ये चीज समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 1 लीटर एटीएम की, 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 101.325, है ना? वैसे 0.3 भी बोल सकते हो, 0.3 जूल। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल। कभी भूल जाओ, क्योंकि लोगों को पता है यहां पर क्या याद है, ये 1 याद है, ये 4.2 याद है। अब अगर कोई यहां पर कहते जूल आता है तो वो बोल देंगे कैलोरी यहां पर आएगा, अगर कोई कहते यहां पर कैलोरी आता है तो जूल वहां पर आएगा। ये नंबर्स तो याद है, पर ये नहीं पता ये कहां पर आएगा, ये कहां पर आएगा। अगर ये याद होगा तो ये आप अपने आप सेट कर दोगे। कैलोरी अगर बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कैलोरी यहां पर आएगा और जूल यहां पर आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं 1 जूल की, 1 जूल कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। ये बात समझ में आ रही है? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद अपन क्या बात कर रहे थे, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे। देखो, साइन कन्वेंशन मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बता देता हूं आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन ऑपोजिट क्यों है ना? उसका मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया था आपको। अब वो सारी चीजें बाद साइड में कर दो, आप तो बस ये याद रखो कि सिस्टम की किसी भी तरीके से अगर एनर्जी कम हो रही है, ये हीट और वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। सिस्टम की किसी भी तरीके से अगर एनर्जी कम हो रही है, ये अपने लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम कौन है, अपन ही है। ऑल लिविंग सिस्टम्स इज अ सिस्टम, ऑल लिविंग बीइंग्स इज अ सिस्टम। तो अगर सिस्टम की एनर्जी किसी भी मींस से कम हो रही है, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सिस्टम पर। और अगर सिस्टम की एनर्जी किसी भी मींस से पड़ रही है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हीट आ रही है जा रही है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वर्क हो रहा है या सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी बेसिस पर आप मुझे जवाब दोगे। ये मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं मैं ये? हाँ। हम्म। साइन कन्वेंशन। देखो, इस चैप्टर में जो अपन को सिस्टम लेकर चलना है ना, वो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है। इसी की अपन को स्टडी करनी है। एक तो इसकी स्टडी करनी है और एक केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी है, बस दो ही चीजों की स्टडी करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ले लिया और इसमें क्या भर दी मैंने, आइडियल गैस भर दी। क्या भर दी? आइडियल गैस भर दी। ठीक है, अब पिस्टन ये जो है ये मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जवाब देते रहना आप ही। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो मुझे एक बात बताओ, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? एक्सपेंशन होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम कौन है, ये आइडियल गैस, ये अगर आइडियल गैस वर्क करेगी मतलब ये पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं वर्क इज डन बाय दी गैस। ठीक है, और अगर वर्क इज डन बाय दी गैस, मतलब आप मुझे बताओ सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या घटी? घटी। और जिस भी रीजन के कारण इसकी एनर्जी घट रही है, मतलब नेगेटिव, मतलब मैं कह सकता हूं वर्क इज डन बाय दी सिस्टम इज नेगेटिव। और ये जो वर्क होगा, ये कौन सा वर्क होगा, किसके कारण वर्क हुआ यहां पर, एक्सपेंशन के कारण। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई कह दे वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करा गया, वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी मतलब मैं कह सकता हूं जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा।
अच्छा, अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा? कंप्रेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, कंप्रेशन वर्क होगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अगर कोई आपसे कह दे हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो आप मुझे बताओ अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। मतलब मैं कह सकता हूं अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी बढ़ रही है, मतलब आप मुझे बताओ क्यू जो होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। अगर सपोज करो आपसे कोई बोल रहा है हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या घटी? घट गई। मतलब कह सकता हूं हीट जब रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? साइन कन्वेंशन समझ में आ गए? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन बोलूं? क्या कर रहे हो ऐसा? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड आउट दी वर्क डन, फाइंड आउट दी वर्क डन when 1 mole of an ideal gas, when 1 mole of an ideal gas, find out the work done when 1 mole of an ideal gas in 10-liter vessel, in 10-liter vessel at 1 atm is allowed to expand, in 10-liter vessel at 1 atm is allowed to expand into a vacuum bulb of capacity 100 liter, into a vacuum bulb of capacity 100 liter, into a vacuum bulb of capacity 100 liter. आंसर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। देखो क्या क्या कह रहा है, वैक्यूम की बातें चल रही है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो गया जीरो, मतलब मैं कह सकता हूँ वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपको क्या बोल रहा है, 10 लीटर कंटेनर है ना, आइडियल गैस कितनी है, 1 मोल है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है, 1 atm है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है, और आइडियल गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। किसमें एक्सपैंड हो रही है, एक वैक्यूम बल्ब है, एक बड़ा सा क्या है, वैक्यूम बल्ब है, और इस वैक्यूम बल्ब का वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर। अब वैक्यूम बल्ब है, मतलब मैं कह सकता हूं पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर ये गैस एक्सपेंड हो रही है तो इसको तो अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, इसको तो किसी के अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, जीरो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हो गया जीरो, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहां पर, जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अभी यार टाइम थोड़ा हुआ है और आज लास्ट क्लास भी नहीं है। ए बी सी, ये वॉल्यूम जो गिवन है वो लीटर में गिवन है, प्रेशर जो गिवन है वो एटीएम में गिवन है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। बताओ फटाफट। सब म्यूट नहीं है क्या? बताइए। क्या इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट बताओ। फटाफट बताइए। फर्स्ट पार्ट देख लें एक बार, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो क्यों हुआ? मुझे पता है वर्क जो है वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नजर नहीं आ रहा, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो, इसलिए वर्क डन क्या हो गया, जीरो। सेकेंड, वर्क फ्रॉम बी टू सी कितना, -12 या +12? ये बात समझ में आती है? देख लेते हैं एक बार। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, क्या प्रेशर कांस्टेंट है? हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब आप मुझे बताओ प्रेशर किस पर कांस्टेंट है, 6 पर। चेंज इन वॉल्यूम बता सकते हो? चेंज इन वॉल्यूम बता सकते हो? कितना हो जाएगा, 3 - 1। 3 - 1 मैं बोल सकता हूं -12। ये बात समझ में आ रही है? यूनिट क्या हो जाएगी, -12 लीटर एटीएम। क्लियर है बात सभी को? अच्छा मुझे बता सकते हैं ये जो वर्क हुआ है ये कंप्रेशन वाला वर्क है या एक्सपेंशन वाला वर्क है? एक्सपेंशन वाला वर्क है, क्योंकि अगर सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम हो रही है। ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए कितना हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं, है ना? मुझे एक बात बताना, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सर आपने -6 इंटू 3 - 1 कैसे लिखा? फॉर्मूले की मदद से, है ना? फॉर्मूले की मदद से लिखा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक और बात बताना, एक और तरीके से भी तो निकाल सकता हूं एरिया अंडर दी कर्व, डायरेक्ट निकाल सकता हूं एरिया अंडर दी कर्व की मदद से। कैसे? मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व देख लो, 2 × 6, ये रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? 2 × 6 क्या हो गया, 12। अब आप कहोगे सर साइन कैसे लेकर आएंगे? मुझे एक बात बताना, साइन कैसे लेकर आएंगे? आपको देखना पड़ेगा यहां पर क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, और अगर एक्सपेंशन हुआ है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब एक बात बताओ आपको, यहां से लेकर यहां तक जब अपन आ रहे हैं ना तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। पर मुझे एक बात पता है कि अगर ग्राफ बना हुआ है तो एरिया अंडर दी कर्व तो कैलकुलेट कर सकता हूं।
और एरिया अंडर दी कर्व कैसे कैलकुलेट करूंगा देखना, यहां पर ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हाँ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं हाफ इनटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4 प्लस ये रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा 2 इंटू हाँ दिख रहा है कि रेक्टेंगल है, पर ये क्या है स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2। हाँ एरिया ऑफ उसका भी आप, हाँ ट्रेपेजियम का भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, अब आप मुझे बताओ ये कितना हो गया 4 + 4 8, पर मुझे अभी पता है साइन नहीं मिला है, साइन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है। सी से ए आने पर वॉल्यूम घटी है बड़ी, अगर वॉल्यूम घटी मतलब मैं कह सकता हूं कंप्रेशन हुआ है, और कंप्रेशन हुआ है मतलब सिस्टम पे वर्क करा गया है, सिस्टम पे वर्क करा गया है मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी तो ये +8 लीटर एटीएम। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या कंप्रेशन हुआ है तो क्यों नहीं आ सकता क्या? बहुत सारे फैक्टर्स से अपन समझ सकते हैं प्रेशर कैसे कम हुआ है। बहुत सारे तरीके हैं, पीवीजी = एनआरटी से भी हो सकता है ना। मुझे तो बस एक बात बता दो, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा? फोर्थ पार्ट का अगर आंसर निकालना है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, वर्क फ्रॉम ए बी सी ए इज इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम ए बी प्लस वर्क फ्रॉम बी सी प्लस वर्क फ्रॉम सी ए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 - 12 + 8 इज इक्वल्स टू -4 लीटर एटीएम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक बहुत जबरदस्त कंक्लूजन निकल रहा है यहां पर। जबरदस्त कंक्लूजन क्या निकल रहा है? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, मतलब ये कुछ ना कुछ मैं कह सकता हूं साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है, क्या वर्क जीरो है? नहीं, वर्क तो नॉन जीरो है। अगर वर्क नॉन जीरो है और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है, तो यहां से दिखाई दे रहा है वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं। क्योंकि अगर स्टेट होता मतलब उसका स्टेट ही चेंज नहीं हुआ है, घूमकर कहां पर आ गया, उसी स्टेट पर आ गया। अगर वर्क डन स्टेट फंक्शन होता तो यहां पर वर्क जीरो आ जाता, पर वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है। लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल देकर बताया था, 0 से 10th फ्लोर जाना है, तो अगर आप अलग अलग पाथ से काम करोगे तो वर्क भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहां पर आपको ग्राफ से भी नजर आ रहा है, अगर वर्क स्टेट फंक्शन होता तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है, और वर्क क्या आ जाता, जीरो आ जाता, पर जीरो नहीं आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतना सारा करेंगे क्या? नहीं। अगर आपसे इंडिविजुअल एक एक के लिए निकालने को बोल दे, तब तो अपन को यही करना पड़ेगा। सपोज करो इसका वर्क पूछ लिया, तो एरिया अंडर दी कर्व निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, अगर इसका वर्क पूछ लिया तो एरिया अंडर दी कर्व तो आ ही नहीं रहा है कुछ, तो 0 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। पर अगर सपोज करो ये सब नहीं पूछकर डायरेक्ट ये पूछता, एरिया ऑफ साइकिल इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल। अच्छा, मुझे एक और बात बताना, आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, एरिया ऑफ साइकिल तो हम आसानी से निकाल लेंगे, एरिया ऑफ साइकिल कैसे निकाल लेंगे? मुझे एक बात बताओ, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ साइकिल बता सकते हो? अगर मैं साइकिल के एरिया की बात करूं तो कौन सा शेप नजर आ रहा है मुझे? ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं हाइट की बात करूं कितना हो गया ये 4, बेस कितना हो गया 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8।
डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, पर साइन नहीं मिला। सर साइन कहां से लेंगे? सुनना ध्यान से, हाँ कुछ ट्रिक आप खुद ही निकाल सकते हो। अगर यहां पर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज बताया रखा है क्या फिजिक्स में? अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाना है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगाना है। मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या उनका साइन लगा दूं? नेगेटिव। -4 लीटर एटीएम, यही आंसर है। देखो आपको इंडिविजुअल स्टेजेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिर्फ डायरेक्ट आपसे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस पूछा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। An ideal gas expand from an ideal gas expand from an ideal gas expand from 10 to the power -4 meter cube, 10 to the power -4 meter cube to 10 to the power -2 meter cube, 10 to the power -4 meter cube to 10 to the power -2 meter cube at 300 Kelvin, at 300 Kelvin against a constant pressure of, against a constant pressure of 10 to the power 6 Newton per meter square. The work done in the process is, 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 बताइए। $9900 जूल। जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद देखनी पड़ेगी क्या यूनिट है। जूल है, किलो जूल है, पास्कल है। हाँ हाँ, वर्क डन में पास्कल कहां से आ गया? इसलिए क्वेश्चन दिया है। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी एक्सटर्नल कितना है? ये एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि इस प्रेशर के अगेंस्ट काम कराया जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 6 इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? V2 माइनस V1। V2 कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर -2 माइनस 10 टू दी पावर -4। और याद करो, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि 10 की पावर में जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा ना, उसको कॉमन ले लो, कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर कॉमन लेता हूं 10 टू दी पावर -4 को, तो ये हो जाएगा 100 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -9900 न्यूटन मीटर। और इसे ही अपन जूल बोलते हैं। अब ये न्यूटन मीटर कैसे आया? अब आप देखो, ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर क्यूब। तो क्या बचेगा? न्यूटन मीटर बचेगा। तो ये न्यूटन मीटर हो गया, या मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये कितना हो जाएगा? -9900 जूल। ये बात समझ में आ रही है? आंसर न्यूटन मीटर में निकलेगा, पर ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना, सेम डेटा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा है। जब क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर ऑप्शन में जूल और किलो जूल मौजूद थे। अगर यूनिट नहीं पता होगी, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। तो यूनिट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले
मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, नोट डाल के ही लिखना, इफ वर्क इज -30 जूल, इफ वर्क इज -30 जूल, if work is -30 joule, then work done by the system is 30 joule. Work done by the system is plus 30 joule. इसका मतलब पता है क्या है? अगर सपोज करो कभी आपका आंसर आ रहा हो, वर्क आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में और आपका आंसर आ रहा है -30 जूल, ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड दी वर्क डन बाय दी सिस्टम, क्या पूछ लिया गया है? फाइंड दी वर्क डन बाय द सिस्टम। अब पहले से ही इसने साइन तो इंक्लूड ही कर लिया ना, सिस्टम ने कितना वर्क करा तो इसने साइन पहले से ही इंक्लूड कर लिया, आपको क्या बताना है? बस मैग्नीट्यूड बताना है। ध्यान रखना इस चीज का, रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंट टाइम्स की बात करूं ना, ऐसा 2 बार हो चुका है नेट में और 1 बार आईआईटी में भी पूछ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेशर की सिंपल सी वैल्यू गिवन थी, चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत सिंपल सा गिवन था, बस उसने क्या पूछ लिया था? कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द सिस्टम, और आंसर क्या निकल कर आ रहा था? -30 आ रहा था, सबने -30 लगाया था। इसने पहले से ही साइन इंक्लूड कर लिया है। मुझे एक बात बताओ, जब सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी तो बट नेचुरल सी बात है क्या होगी? कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी मतलब वर्क डन तो अपने आप किसमें आएगा? नेगेटिव साइन में आएगा। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब अगर ऐसे बोल दे इफ W is equals to plus 30 joule, then work done on the system is 30 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और आंसर भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आपको बोल दिया इफ Q is equals to -20 जूल, then heat released by the system is +20 या -20? +20 आएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना? और अगर ऐसा पूछ लिया इफ Q is equals to +20 जूल, then heat absorbed by the system is +20 जूल। क्वेश्चन लिखेंगे अपन, बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे, टू लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 liter of an ideal gas, of an ideal gas expands to 12 liter, expands to 12 liter against constant external pressure of 2 atm, against constant external pressure of 2 atm. Calculate work done in joule, calculate work done in joule, घर से करके लाना। against constant external pressure of 2 atm, calculate work done in joule. Next question, अच्छा इसमें लिखना, सॉरी, calculate the work done by the gas in joule, calculate the work done by the gas, लिखो calculate the work done by the gas in joule। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 16 grams of O2 gas at STP, 16 grams of O2 gas at STP
expands to occupy 16 gram of O2 gas at STP, expands to occupy double of its initial volume. 16 gram of O2 gas at STP expands to occupy double of its initial volume. Full stop. Calculate work done by the gas if P external is 1 atm. Calculate work done by the gas if P external is 1 atm. ठीक है, हेडिंग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, हेडिंग लिखेंगे। हाँ, ये भी होमवर्क घर से करके लाना, देख लो ना यार आसपास से। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बात करूं, सुन लो एक बार। इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी चीजें हैं, एक बार में ही सारी इंटरनल एनर्जी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, मतलब टॉपिक की। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी अपन को रिप्रेजेंट करते हैं ई, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन आप सबने लिख रखी होगी। डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ all the different types of energy associated with constituent particles. It is sum of all the different types of energy associated with constituent particles. कोई सिस्टम है तो जो सिस्टम बना होगा वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होगा, तो सभी एटम और मॉलिक्यूल्स की जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं उनका समेशन ही क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इट इज सम ऑफ all the different energies associated with constituent particles. Constituent particles can be atoms, it can be molecules, और वो एनर्जी क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा ट्रांसलेटरी एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलते जाओ। रोटेटरी, वाइब्रेटरी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक्सेट्रा, है ना। दुनिया भर की सारी एनर्जी नहीं लिखनी अपन को, है ना, एक्सेट्रा। तो अगर मेरे से यहां पर कोई पूछ ले इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, रोटेटरी एनर्जी, वाइब्रेटरी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ये भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ रही है। और यही बेसिकली क्या होता है? ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मुझे फटाफट दो क्वेश्चन के जवाब दे दो। ये जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? फटाफट बताओ। स्टेट फंक्शन। अच्छा मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे से कोई पूछ ले क्या मैं एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू अपन इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते। अपन सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन किसकी मदद से मेजर करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से। वी कैन नेवर मेजर absolute value of internal energy, rather we can measure
rather we can measure change in internal energy with the help of bomb calorimeter. और अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करूं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, रिएक्शन कराई जाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में कराई जा रही है, मुझे तो बस एक बात बता दो, वर्क डन क्या होगा. और वर्क डन अगर 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और क्यूवी ही किसके बराबर होता है, डेल्टा ई के बराबर होता है. कहीं सुना होगा आपने ये. हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसके बारे में और बात करेंगे अपन बाद में, ठीक है. तो एक चीज समझ में आ गई कि अपन एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं कर सकते. अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर एब्सोल्यूट, हाँ बोलो बोलो बोलो. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, कहां तक पकड़ने जाओगे. और पता चला ये आपने मेजर कर ली, 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 और जैसे ही ये मेजर करने गए पता चला पहली वाली ने एनर्जी बदल दी. आई बात समझ में. तो सारी एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना अपन. और साथ ही साथ अपन को ये भी चीज समझ में आती है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करता है. वो ऐसे नहीं करेगा कि एक एक एटम और एक एक मॉलिक्यूल के पास जाके एनर्जी पूछेगा. ये बात समझ में आ रही है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना तो बहुत डिफिकल्ट है, पर हाँ चेंज कैलकुलेट करना बहुत आसान है. क्लियर है बात सभी को. चेंज कैसे कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि अपन को पता चल जाएगा ना सिस्टम ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, कितनी एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, या मैं ऐसे कह दूं कितनी एनर्जी सराउंडिंग ने डिक्रीज करी. अगर मुझे दोनों में से एक पता पड़ गया तो मुझे चेंज पता पड़ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. तो चेंज कैलकुलेट करना आसान है एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना. अब याद करो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में अपन जो सिस्टम लेकर चलेंगे वो आइडियल गैस लेकर चलेंगे. पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस. तो अगर मेरे से कोई पूछ ले आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं फॉर एन आइडियल गैस. यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना. फॉर एन आइडियल गैस internal energy depends only on temperature. Internal energy depends only on temperature. इसका मतलब क्या है कि अगर आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करें वो किस बात पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. मतलब मैं कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप आइडियल गैस का, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. और ये सब चीज अपन जानते हैं, यही तो पढ़ते हुए आ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब बढ़ती थी. ये बात समझ में आ रही है. तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. और अगर कोई मेरे से बोल दे इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे भी मैंने पढ़ाया नहीं है. डेल्टा टी 0 किस प्रोसेस के लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. मतलब मैं कह सकता हूं इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, मतलब अपन बात किसकी कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की. किसकी बात चल रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस की. तो अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा इसको अब समझेंगे कैसे अपन, इस चीज को समझना, इसको एक और तरीके से समझा सकता हूं. मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ई से. ठीक है. ये किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. किसकी बात चल रही है, ये सारी बातें किसकी चल रही है, आइडियल गैस की बात चल रही है.
अब अगर मैं आइडियल गैस के केस में बात करूं तो मुझे पता है इंटरनल एनर्जी तो इन सबका समेशन होती है, और आइडियल गैस के केस में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ठीक है, और मजेदार बात पता है क्या है, यहां पर जो अपन आइडियल गैस को कंसिडर कर रहे हैं ना, वो कहां पर कंसिडर कर रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में। और पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में अल्टीमेटली अपन क्या करा रहे हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ही करवा रहे हैं बस। सिर्फ इस पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं ऊपर नीचे मूव कराने पर ये एनर्जी तो चेंज होंगी ही नहीं बाकी सारी। ठीक है, तो मेनली अपन किसको कंसिडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मजेदार बात यह है कि आइडियल गैस मैंने बोल दिया है, तो केटी जी ने बोला था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं अट्रैक्शन होता है नहीं रिपल्शन होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताता है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता है। मतलब ये तो अल्टीमेटली जीरो हो गई। मतलब मैं कह सकता हूं आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और ये सब आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तीनों चीजें मिल गई है ना। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, किस केस में, आइडियल गैस के केस में। और काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब मैं कह सकता हूं आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई किस बात पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बात सभी को। अब अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी कहीं से भी निकाल ली, मुझे इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और काइनेटिक एनर्जी मैं निकालता हूं एक लॉ की मदद से, जिसका नाम आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है पर उसको अपन यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी फिजिक्स में बातें आपने सुनी होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब पता है क्या होता है, कितने डिफरेंट मोड से एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है, कितने डिफरेंट मोड से एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्टली बात करूं, वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाँ बताओ ना यार फॉर्मूला, हाँ F/2 kT, है ना। ये आपने पढ़ा था। इसको थोड़ा सा के को मैं अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, करके बताया था क्या आपको, हाँ बताओ ना यार। पता है जब नफरत होती है ना इंसान को, तो दुगनी ऊर्जा से होती है, दुगनी ऊर्जा से, डबल, दुगनी ऊर्जा से नफरत होती है। प्यार होता है, मजाक नहीं कर रहा है ना, प्यार भी होता है नफरत भी होती है, पर जिससे प्यार होता है उसी से नफरत होती है ना, तो दुगनी ऊर्जा से होती है। मजे नहीं ले रहा हूं मैं आपके, नफरत। रुको तो सही यार, प्यार की बातें कर रहे हो, मैं यहाँ फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, तुम प्यार की बातें कर रहे हो। नफरत दुगनी ऊर्जा से होती है। नफरत दुगनी ऊर्जा से होती है। बात समझ में आ रही है ना, बस लिख दो यार, चीटिंग करके लिख रहा हूं मैं अब। बात समझ में आ रही है, यही है। ठीक है, मिटा दो इसको। हाँ, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। और यहाँ पर ये जो एफ है ना, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। ठीक है, अब यहां पर एफ की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होती है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या होती है, एफ की वैल्यू 3 होती है। अच्छा, डाई एटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या होती है, लीनियर के लिए क्या होती है, 5 होती है। बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक गैस के एग्जाम्पल बता सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एफ कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, कब, डाई एटॉमिक के लिए और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। एग्जाम्पल बता सकते हो लीनियर का, अरे यार इनऑर्गेनिक पढ़ रखी है आपने, सीओ, CO2। N2 लीनियर होता है क्या, CO2 लीनियर होता है क्या। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पुट करना, आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। तो मुझे एक बात बताओ, जो डेल्टा ई का फॉर्मूला आया है, डेल्टा ई का जो फॉर्मूला आया है, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर डेल्टा टी जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो, डेल्टा ई जीरो हो जाएगा।
क्लियर है बात सभी को? ये अभी तक आपने नहीं लिखा है, ये सब लिखा हुआ है आपके कॉपी में। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर जाके आपका इंटरनल एनर्जी खत्म होता है। अगर मेरे से कोई पूछ ले, सुनना ध्यान से, इंटरनल इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन बताना आप मुझे, सुनना ध्यान से। इंटरनल एनर्जी फॉर एन मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है फॉर एन मोल, एन मोल के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, एन 3/2 आर डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, नेक्स्ट हेडिंग लिखना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? मैं बता देता हूं बस, है ना? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ की तो आपको डेफिनेशन मतलब हिस्ट्री पता होगी थोड़ी बहुत, है ना? क्यों नहीं पता कुछ भी? हाँ। देखो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जीरो लॉ पढ़ रहे हैं। जब भी फैराडे की बात करी होगी तो फर्स्ट फैराडे लॉ, सेकंड फैराडे लॉ। न्यूटन लॉ की बात करेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? ये बाद में आया था। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आया बाद में। पर होना क्या चाहिए था? सबसे पहले नंबर का होना चाहिए। फर्स्ट लॉ आ चुका था, सेकंड लॉ आ चुका था, पर ये लॉ आया ही नहीं था। जब फर्स्ट लॉ आ गया था, सेकंड लॉ आ गया था, तब ऐसा पता चला कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से भी एक फंडामेंटल लॉ है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से भी एक फंडामेंटल बेसिक लॉ है। अगर वो नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। तो फिर इसको क्या बनाया? जीरोथ लॉ बनाया, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो नाम चढ़ चुका था, सेकंड लॉ भी नाम चढ़ चुका था, उनको चेंज नहीं कर सकते थे। तो उससे पहले क्या आ गया? जीरोथ लॉ। अगर गलती से किसी ने पहले ही जीरोथ लॉ लिख चुका होता तो फिर पता नहीं क्या नाम देते ये, है ना? -1 नहीं बोलते है ना? अच्छा, जीरोथ लॉ क्या कहता है सुन लो फटाफट। जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, अगर दो बॉडी ए एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम and same thermal equilibrium exists between A and C. If A and B are in thermal equilibrium and same thermal equilibrium exists between A and C, then body B and C will be in thermal equilibrium given that इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। बीच में क्या है? एडियाबैटिक बाउंड्री कह दो, इंसुलेटर लगा हुआ है ऐसे कह दो, ठीक है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है? तो अगर ये दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब अपन कह सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या है? जो आप मरकरी कॉलम थर्मोमीटर देखते हैं, मरकरी कॉलम थर्मोमीटर होता है ना, जो मुंह में लेकर अपन मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसमें क्या डला रहता है? मरकरी होता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मरकरी का जो लेवल है वो चेंज होता है, पर वो एक टाइम बाद कांस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है और मरकरी का जो टेम्परेचर है मरकरी कॉलम थर्मोमीटर में, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो रीडिंग होती है ना टेम्परेचर की, इसकी आप ऐसे कह दो, इसका जो फाउंडेशन है, टेम्परेचर जो अपन मेजर करते हैं, अपन टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मरकरी में टेम्परेचर मेजर कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लिया, इसका जो फाउंडेशन है ना, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। और अगर इस चैप्टर में टेम्परेचर नहीं है तो ये चैप्टर ही नहीं है। फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर है। ऐसे इस टेम्परेचर की भी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, ठीक है? टेम्परेचर अपन नॉर्मली यूं ही मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं अपन, ठीक है? ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर लेता अपन, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है? वो अलग बात है। ये बेसिकली क्या होती है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है टेम्परेचर।
पर अभी इतना ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं देखना है, अपन को तो जीरोथ लॉ पढ़ना था और जीरोथ लॉ का मैंने यूज बता दिया। टेम्परेचर की जो रीडिंग होती है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्लॉट की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ होगा आपके पास, है ना। मुझे तो बस एक बात बता दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट दिया किसने था? किसने दिया था? रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने दिमाग में आता है तो अपन इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? जो अभी अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। मतलब अपन कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहला स्टेटमेंट सुनते जाना। इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, बताया था लास्ट क्लास में। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। चौथा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ होगा, लिखो। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज, हाँ कहीं लिख लो आप इस चीज को। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपीचुअल, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपीचुअल, परपीचुअल की स्पेलिंग पता है? PRPTUL। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, एक बार बताना, CO2 लीनियर होता है ना? ठीक है, यहां मैंने लीनियर लिखा था ना, डायटोमिक के बाद लीनियर, या लिखा है ना लीनियर मैंने, है ना। डायटोमिक के लिए भी एप्लीकेबल है और लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है ना। इसमें लिखना, हाँ, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपीचुअल मोशन मशीन, perpetual motion machine which could work, which could work without the consumption of, which could work without the consumption of energy, which could work without the consumption of energy। इसका मतलब समझ में आता है? परपीचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मोशन मशीन। इस दुनिया में ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जो कंटिन्यूअसली वर्क करे विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब एक बात मुझे बताओ, कोई मशीन है, कोई मशीन है, वो कंटिन्यूअसली वर्क करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई साहब इसके पास पहले से बहुत एनर्जी रही हो, इसके पास बहुत सारी पहले से ही इंटरनल एनर्जी रही हो, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी की मदद से वो क्या कर रही है? वर्क कर रही है। पर मुझे एक बात बताओ, ये कब तक वर्क करेगी? कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी खत्म होगी, कभी ना कभी तो इसकी इंटरनल एनर्जी खत्म होगी। और अगर इसकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई तो आप मुझे बताओ, क्या ये फिर भी कंटिन्यूअसली वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड ही नहीं है। आउटपुट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आउटपुट कैसे आएगा? ये फोर्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लॉट, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना। फिर भी एक बार देख लो। सपोज करो कोई सिस्टम है, सपोज करो कोई सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? E1 है। कोई सिस्टम है, पहले इसकी से ही इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी E1, जो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं क्या होता है? ये इंटरनल एनर्जी होती है या नहीं होती है? होती है ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, पर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे बताओ, ये इसकी गलती है मेरी गलती? ये मेरी गलती है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये प्रॉपर्टीज मेजरेबल भी हो सकती है, इमेजरेबल भी हो सकती है। अब मेजर मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी गलती है, पर इंटरनल एनर्जी की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी।
ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस सिस्टम पे हीट मैंने क्या करी, पास कराई। ठीक है, मतलब इस सिस्टम ने क्या करा, हीट क्या करी, एब्जॉर्ब करी। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, मतलब मैं कह सकता हूं ये यहां पर जो क्यू आएगा, ये प्लस क्यू आएगा या माइनस क्यू आएगा, प्लस क्यू आएगा। सिस्टम को हीट मिली तो प्लस क्यू आएगा। तो मैं कह सकता हूं अब सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैं बोल सकता हूं सिस्टम के पास अब टोटल एनर्जी हो जाएगी E1 प्लस क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या कराया, सिस्टम पे वर्क कराया, सिस्टम पे करवाया। ठीक है, अब अगर सिस्टम पे वर्क कराया तो आप मुझे बताओ सिस्टम की अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये कह सकता हूं ये फाइनल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी E2। बोल सकता हूं ना इसको E2 के बराबर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2, E2 माइनस E1, इसको बोल सकता हूं डेल्टा ई, और डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू। ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। पहला पॉइंट, Q और W दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, Q और W यहां पर अपन विद साइन पुट करेंगे। और तीसरा पॉइंट, Q मुझे बताओ पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, W पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, Q प्लस W, Q प्लस W पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। डेल्टा ई स्टेट फंक्शन थोड़ा ना होता है, ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए मैंने आते ही पॉइंट लिखवा दिया था। Q प्लस डब्ल्यू ये मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर आप इसको बदल रहे हो इसको देखकर, आप इसको बदल रहे हो इसको देखकर, पर ये तो फंक्शन होता ही नहीं है। ये कोई फंक्शन होता है क्या, चेंज इन स्टेट फंक्शन कोई फंक्शन होता है क्या, नहीं। पर मुझे पता है Q क्या है, एक पाथ फंक्शन होता है, W क्या है, एक पाथ फंक्शन होता है, और इनका जो समेशन है ये किसके बराबर है, डेल्टा ई के बराबर, और डेल्टा ई क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है, तो Q प्लस डब्ल्यू क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। क्लियर है, तो पॉइंट लिख लेना आप, Q प्लस डब्ल्यू पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। शक्ल क्यों देख रहे हो, फटाफट लिखो ये पॉइंट, Q प्लस डब्ल्यू पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, Q प्लस डब्ल्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, सेकंड लॉ, अभी ऐसे ही सेकंड लॉ आ जाएगा, एंथैल्पी आई नहीं, पहले ही सेकंड लॉ ले आओ आपसे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो अपन इतनी देर से वेट करके बैठे थे, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। एक चीज मैं बता देता हूं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, पर अपने सिलेबस में कुछ ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस दे रखे हैं, जिनके नाम आपको पता होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, फटाफट इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये है, जब भी अपन प्रोसेसेस की बात करेंगे, जब भी अपन प्रोसेसेस की बात करेंगे, अपने दिमाग में पता है क्या आना चाहिए, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस। अब फटाफट आप ही जवाब देते रहना, इसमें आइडियल गैस प्रेजेंट है, और आइडियल गैस के लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसमें आइडियल गैस भर दी, इसमें मैंने अगर आइडियल गैस भर दी, तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होगी, P कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा, N कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, N कांस्टेंट रहेगा। N तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्यों, भले ही एक्सपेंशन कराऊं, भले ही कंप्रेशन कराऊं, यहां पर आइडियल गैस तो फिक्स हो गई ना। मतलब मैं कह सकता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस में N तो कांस्टेंट रहेगा, और आइसोथर्मल लिखा हुआ है मतलब टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, पहला पॉइंट।
पहला पॉइंट मैं कह सकता हूं यहां पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, पी एंड वी आर वेरिएबल, पी एंड वी आर वेरिएबल। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, मतलब मैं कह सकता हूं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, बोल सकता हूं ऐसे, अरे बोलो ना, मतलब मैं बोल सकता हूं फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज, क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। सर ये क्या होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है। थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लो, थोड़ी देर के लिए, जैसी एंथैल्पी आएगी ना बता दूंगा, है ना। पॉइंट सारे कवर कर रहे हैं अपन यहीं पे, है ना। तो दो पॉइंट हो गए जो मैंने नहीं बताया आपको, पहला पॉइंट तो ये और दूसरा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, है ना। हाँ बात करेंगे अपन इसके बारे में, पर मुझे एक बात बताओ, क्या डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होता है, समझ में आता है, ये तो समझ में आता है ना। मुझे एक बात बताओ, फॉर अ फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन में मुझे एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फेज ट्रांजिशन में, है ना। आइस वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर आता है, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा टी क्या है, जीरो, डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है। पर क्या यहां पर डेल्टा ई जीरो होगा, क्यों, तो फिर ले रहा है, ये कैसे पता चल रहा है ले रहा है, सुनना ध्यान से, सुनना एक मिनट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो डेल्टा ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बोल सकता हूं ये तो जीरो है, और आइडियल गैस के केस में ये होता ही नहीं था, पर जब फेज ट्रांजिशन होता है तो अपन को पता है जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है वो चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की, जो बाइंडिंग टेंडेंसी होती है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है, चेंज होता है। आइस वाटर टेम्परेचर सेम है, पर जो बाइंड करने की टेंडेंसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो क्या होता है फेज ट्रांजिशन में चेंज होता रहता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो नहीं है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन में डेल्टा टी तो जीरो होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, पर डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है तब भी मैं कह सकता हूं डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। और अगर आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करना है केमिकल रिएक्शन का, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ आइडियल गैस के केस में ही डेल्टा ई और डेल्टा एच जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है तो मुझे पता है डेल्टा ई तो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब मैं बोल सकता हूं क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस डब्ल्यू के बराबर। अगर क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो गया तो आप मुझे बताओ मैं इसको कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा इसको, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, बोल सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बता दो लगे हाथों, जब इतना बता ही रहे हो तो, आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी कैरी आउट करा रहे हैं, इसका मतलब पता है, समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है,
जितनी हीट दी सिस्टम ने उस हीट का पूरा वर्क कर लिया, कोई इंटरनल एनर्जी रखी ही नहीं उसने। आपने हीट दी, आपने सिस्टम को क्या करी, हीट दी, और जैसे हीट दी इसने वर्क कर लिया, जितनी हीट दी उतने का वर्क कर लिया। मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नजर नहीं आया। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है और आप जितनी हीट दे रहे हो और ये उतना वर्क कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, जो प्रोसेस होगा ना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो वेरी स्लो प्रोसेस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वॉल होनी चाहिए ना, ये परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए, परफेक्ट। क्योंकि आपने हीट दी, अब परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल हुई नहीं तो हीट पूरी मिलेगी नहीं, और अगर हीट पूरी मिलेगी नहीं तो उतना वर्क कर नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दो पॉइंट मैंने बताया, और ये दोनों पॉइंट पता है एआर में पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है। अब वहां पर बैठे बैठे सोचते हैं स्लो क्यों होता है, मैं तो तेज कराऊंगा। अगर तेज कराओगे ना तो आइसोथर्मल रहेगा ही नहीं। सोचना, इसको समझना। सपोज करो आइडियल गैस ने वर्क करा, ठीक है, कितने का वर्क करा, मान लो 10 किलो जूल का वर्क कर दिया, तो इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी अगर आइसोथर्मल बनाना है तो 10 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना। अब अगर ये 10 किलो जूल का वर्क कर देता है और हीट कह रही है मैं आ रही हूं, रुको मैं आ रही हूं, आज वो आई, आएंगे तो सही, है ना। इसने 10 किलो जूल का वर्क करने बैठ गया, कर लिया। अब हीट कह रही है मैं आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। चलो ठीक है, फटाफट आ भी गई। पर मुझे एक बात बताओ, हीट तो आ गई, पर यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हीट एब्जॉर्ब करने में भी तो टाइम लगेगा। तो यहां पर अगर फास्ट प्रोसेस हुआ, फास्ट एक्सपेंशन हुआ, तो ये आइसोथर्मल नहीं होगा, परफेक्ट आइसोथर्मल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर फास्ट प्रोसेस हुआ तो इंटरनल एनर्जी जीरो तो नहीं रही, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ड्रॉप हो गई। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे प्रोसेस होगा यहां पर। खुद सोचो, अगर ये डीडब्ल्यू वर्क करता है तो मैं कह सकता हूं यहां पर डीडब्ल्यू हीट एंटर होगी, सॉरी डीक्यू हीट एंटर होगी। अगर ये डीडब्ल्यू वर्क करता है तो डीक्यू हीट एंटर होगी। अगर डीक्यू हीट एंटर होगी तो थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा, तुरंत कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना वो स्लो प्रोसेस होता है। और कहां पर होते हैं, जब वॉल्स क्या हो, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स हो। स्लो प्रोसेस, कंडक्टिंग वॉल्स। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, और एन तो वैसे ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और एन बाय डिफॉल्ट क्या है, कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बता दो फटाफट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, डीवी इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चीज और ध्यान रखना, आपके मॉड्यूल में क्या दे रखा है, डेल्टा टी जीरो होता है आइसोथर्मल में। आपके मॉड्यूल में दे रखा है कि आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो नहीं होता है। प्राइमरी कंडीशन होती है कि डीटी और डीवी जीरो होना चाहिए, डीटी और डीवी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, तो आप ऐसे समझो कि सपोज करो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सिस्टम गया, है ना, आइसोथर्मल है। क्या है, आइसोथर्मल है। मैंने बोल दिया टेम्परेचर यहां पर क्या है, T1, टेम्परेचर यहां पर भी क्या होना चाहिए, T1, तभी तो आइसोथर्मल होगा। ठीक है, डेल्टा टी की बात करता हूं ना, तो यहां पर ये क्या होता है, डेल्टा टी क्या बता रहा है, लार्ज चेंज, है ना। लार्ज चेंज क्या है, जीरो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो और फिर बाद में फाइनल स्टेट पे आके ड्रॉप हो गया हो। यहां पर पता है आप बोलोगे तब भी डेल्टा टी जीरो ही है, ये आइसोथर्मल नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। जब तक डीटी जीरो नहीं होगा ना तब तक आइसोथर्मल नहीं कहलाएगा। और डीटी का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज, इसमें जीरो होना चाहिए। अब अगर बहुत छोटे से चेंज में डीटी जीरो है, मतलब मैं कह सकता हूं परफेक्टली आइसोथर्मल सिस्टम है।
कहीं भी अगर लिखा हुआ है डेल्टा टी 0 है, क्या ये आइसोथर्मल होगा? गलत स्टेटमेंट है भाई साहब, dt 0 होना चाहिए। और dt 0 है तब मैं कह सकता हूं डेल्टा टी डेफिनेटली 0 होगा। डेल्टा टी 0 है, dt 0 होगा, ये नहीं बोल सकता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है ना? dt मतलब बहुत स्मॉल चेंज में क्या होना चाहिए? dt 0 होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज 0 होना चाहिए, स्मॉल चेंज में। ये तो लार्ज चेंज हो गया। और अगर लार्ज चेंज हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है टेम्परेचर बीच में बढ़ा हो और फिर ड्रॉप मार गया हो। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में n और v कांस्टेंट है, और अगर n और v कांस्टेंट है मतलब मैं कह सकता हूं p एंड t क्या होंगे? वेरिएबल। और अगर p और t वेरिएबल होंगे तो मुझे एक बात बता दो फटाफट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब मैं कह सकता हूं वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया? 0, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से मुझे एक बात बताओ, डेल्टा ई किसके बराबर होता है? Q प्लस डब्ल्यू। किसके बराबर होता है? Q प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो गया? 0। तो आप मुझे बताओ इसको मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसको स्टेट करूंगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीजिंग हीट, क्या बोलूंगा? एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको क्या बोलूंगा फिर? हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर जो प्रोसेस हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुआ है तो इस Q को मैं क्या बोलूंगा? QV बोलूंगा। इस Q को क्या बोलूंगा? QV बोलूंगा। और याद करो मैंने आपको बताया था QV किसके बराबर होता है? डेल्टा E के बराबर होता है। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं QV से, ये किसके बराबर होता है? डेल्टा E के बराबर होता है। और एक बस लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे देना मुझे। एक बात बताओ, ये जो हीट है ये पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? फटाफट फटाफट फटाफट। पाथ फंक्शन। हीट क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। पर यहां पर हीट क्या होगी? पहला ऑप्शन पाथ फंक्शन, दूसरा ऑप्शन स्टेट फंक्शन, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फंक्शन। नन ऑफ दीज। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? मतलब मैं कह सकता हूं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या ऐसे बोल दूं हीट एट आइसोकोरिक प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ क्यों बोल रहा हूं, है ना? इन आइसोकोरिक प्रोसेस heat is independent of path। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये बेसिकली मोड है। मेन तो एनर्जी ही है, एनर्जी के ट्रांसफर के मोड है, तो आप मोड को चेंज नहीं कर सकते। मतलब मोड को, मतलब मैं कह रहा हूं मोड को आप चेंज कर सकते हो, मेन जो एनर्जी है उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर मैं ब्रॉड टर्म की बात करूं, ब्रॉड टर्म क्या है? एनर्जी है ना? और एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, दो मोड से हो सकता है। आप उस मोड को चेंज कर सकते हो, एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, है ना? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका होमवर्क दे दूंगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे एआर वाले पॉइंट्स हैं। और इतनी यहां पर पता है इतनी छोटी छोटी बारीकी है ना, यहाँ पर अपन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोल रहे हैं, स्टेट फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
थैंक यू।